अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान गैर मामूली सूरत हाल से दोचार है और अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स भी हैं। सुपर फ्लड्स का इसको नाम दिया जा रहा है। ये 2010 में भी इसी तरह था और 2022 में भी इसी तरह था, लेकिन हमारी नाअहली और कोताही के सबब हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सहूलतें पैदा नहीं कर सके जिसके सबब अपने लोगों को बचा सकें उनको मुश्किल वक्त में पानी के रास्ते बचाते हुए ऐसी जगहों पे बचा सकें जहां उनकी ज़िंदगियों में आसानियां हों। जब फ्लड्स आएंगे तो वो उनके खेत जो हैं वो पानी से डूब जाते हैं, सड़कें वड़कें वो रास्ते में टूट जाते हैं, बंद टूट जाते हैं, तो ऐसे में उनको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त पंजाब में सूरत हाल बहुत दुशवार है और ये सूरत हाल अगले 2-3 हफ़्तों में सिंध की तरफ मुंतकिल होनी है और सिंध से पानी जो है सिंध की ज़मीनों से बहुत ही मुश्किल से जाके फिर आगे निकलता है और वो कई महीने लग जाते हैं। बाज़ इलाकों के अंदर वाटर लॉक्ड हो जाती हैं वो ज़मीनें, और ये सारी सूरत हाल में एक बड़ा कलीदी किरदार उन लोगों का है जो लोगों को मुश्किलात में मदद पहुँचाते हैं। तो हमने पिछले 1-2 रोज़ में इस पे बात की है कि इस दफ़ा शायद वो हमारी NGOs, वो बहुत बड़े जो नामवर इदारे हैं, वो उतना एक्टिव हमें पंजाब की ज़मीनों पे नज़र नहीं आए लोगों को बचाते हुए या उनको मदद पहुंचाते हुए। तो आज का पूरा प्रोग्राम हम उसी इशू के ऊपर फोकस करेंगे। चेयरमैन NDMA ने एक स्टेटमेंट दी है जो इस चीज़ को वाज़े करेगी कि हम किस सूरत हाल से अभी तो चार हैं और आइंदा आने वाले महीने इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होने वाले। कहीं हीट वेव है, कहीं एक्सेसिव रेनफॉल है और अगली जो मानसून है वो इससे भी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होने का इम्कान है। तो इससे निपटेंगे कैसे? पहले चेयरमैन NDMA का बयान सुन लें, फिर प्रोग्राम आगे बढ़े। तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैज़र्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मानसून। तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर, बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। अगले मानसून की जो तैयारी के लिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जैसे भी वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत, हमारी कौमी क़यादत जब भी इस पर डिसीजन होगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम वो ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेंगे कि जिसमें हम मानसून 2026 की तैयारी भी करें और इसके दरमियान में आने वाले और भी जो क्लाइमेट चेंज में ये आने वाले हर साल में इंटेंसिफाई हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। हर 2 माह में एक बड़ी तबाही जो है उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, कभी हीट वेव की शक्ल में, कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों की शक्ल में, कभी वो जो फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से, और दोबारा अर्ली मानसून होने का भी जो इम्कान है उस वजह से भी। सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले 2 चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक, मुझे किसी ने अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1552 वो शेयर किया कि आजकल तमाम लोगों को फजर की नमाज़ के साथ पढ़नी चाहिए। ये सही हदीस है, आप ख़ुद जाके नेट से सर्च कर सकते हैं, पूरे अल्फाज यहाँ मैं दोहराऊँगा नहीं उसके। अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1552। एक सूरह हुद 11वीं सूरत है कुरान पाक की, इसकी आयत नंबर है 44। ये मैं ख़ुद आपको सारों को मशवरा दूंगा, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मेरे साथ आज मेहमान होंगे उनसे पूछूंगा, ये सबको पढ़नी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि इसके कुरान पाक की बाज़ आयात के मतलब कुछ ऐसे हैं कि जब आप उसके पढ़ते हैं तो उसकी तासीर से अल्लाह ताला बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। तो इस आयत के भी अल्फाज के अंदर कुछ ऐसे मानी पिन्हा है। जो मेहमान हैं मैं उनसे इसकी ज़्यादा वजाहत लूँगा, लेकिन सूरह हुद 11वीं सूरत है कुरान पाक की, तो इसकी आयत नंबर है 44। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, फ़ारूकी साहब हैं, सरबराह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं अखुवत फाउंडेशन के बानी हैं और रूह रवां, वकास अंजुम जाफरी साहब हैं सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, और फैसल ईदी साहब हैं ईदी फाउंडेशन के सरबराह। सबको खुश आमदीद कहूँगा। बशीर फ़ारूकी साहब, पंजाब में इस दफ़ा बहुत बड़ी तबाही है और बाज़ बड़ी तादाद में तो गांव ऐसे हैं पंजाब के, मैं ख़ुद उन इलाकों से, उन गाँव से वाकिफ़ हूँ जहाँ पर कई फैमिलीज़ जो हैं वो उनके 2 भैंसें होती हैं या एक गाय है, उसके ऊपर उसका गुजर बसर होता है, या किसी के पास 1.5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है तो वो अपनी चावल उगाता है तो गंदम किसी से साथ एक्सचेंज कर लेता है, किसी के खेत की कटाई कर लेता है तो महीना उसका साल पूरा गुजर जाता है। जिसका जानवर बह गया या वो 1.5 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन पानी के नीचे आ गई, वो पूरे साल के लिए वो समझिए कि वो बहुत बड़े कर्ज़े के बोझ के नीचे आ गया जिससे निकलने का उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो हमारी आप जैसे इदारों की तरफ बड़ी नज़र जाती है कि आप लोगों का क्या रोल है, कुछ इस पर रोशनी डालें कि आप लोग पंजाब में एक्टिव क्यों नहीं अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपका इब्तिदाइया सुन लिया जिसमें आपने कहा कि आप लोग पंजाब में नज़र नहीं आ रहे, शायद मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सदक़रुब अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलसल इसमें लगे हुए हैं। ये है कि पंजाब हुकूमत बड़ी मुतहर्रिक है
और वो अब वहाँ पर हमें देने की इजाज़त देती जहाँ उनकी अप्रूवल होती है, वरना माशाल्लाह हमने अल्लाह की अता से अब तक इन सैलाब में 50,000 अफराद को खाना पेश कर चुके हैं, कम बेश ना, ऐसा नहीं है, और 10,000 राशन बांट चुके हैं, और हम कदम कदम पर खड़े हैं। बस क्या है कि यहाँ जो हमारी मरीम साहिबा की हुकूमत है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने अमले को सख्त किया हुआ है और सारे काम वो अपने हाथ में ले रही है। लेकिन फिर भी हमने अपनी टीम, हमारे वहाँ के हेड है इरफान साहब, उनको कह दिया कि जहाँ जहाँ भी रियासत ये कहती है कि भैया वज़ीर आला के साथ इश्तराक करो, तो हमको भरना नहीं, हमें काम करना है, कोई किसी का भी इश्तराक हो। तो जनाब पहली बात तो ये कि हम हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको इसका की तकलीफ नहीं पहुँचेगी। मेरे बड़े प्यारे खैरख्वाह हैं अमजद साकी साहब जो आपके साथ मौजूद हैं, फैसल अदीस साहब भी मौजूद हैं, तो हमारा काम ही है सर, और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर ये ऐसा नहीं है, जब KPK में मामला हुआ जुमे के दिन, तो मंगल के दिन वहाँ पहुँच गया था मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह की रहमत से हम KPK में काम कर रहे हो करते रहे। हमने 6 महीने का वहाँ MOU तक कर लिया है, वहाँ की जो वज़ीर आला से मुलाकात की, फिर हमारा जो है वहाँ की DC से तय हुआ कि भाई आप 6 महीने यहाँ पर लोगों को दवाइयाँ और खाना फराहम करोगे। हमने 6 महीने के लिए अस्पताल उन्हें हमें दे दिया है, उस अस्पताल में उन्होंने हमें रहाइश दे दी है, किचन दे दिया है, और वो जगह दे दी है जहाँ हम खाना खिला रहे हैं और अद्वियात बांट रहे हैं। तो माशाल्लाह हम पीछे नहीं है सर, कोई किसी ने वो गलत कह दिया है। अमजद साकिब साहब, आप फरमाइएगा, पंजाब में आपका इस वक्त क्या रोल है, अगर चैलेंजेस हैं तो वो क्या है? जी थैंक यू वेरी मच जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने अहम मौजू को ज़ेर बहस बनाया। बात यह है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका दायरा कार निस्बतन बहुत महदूद है। इन्होंने जो कुछ भी सिविल सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट करना है उसको अमानत और दयानत के साथ आगे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में, ख्वाहिश तो हमारी यही है कि जहाँ भी कोई आवाज़ उठती है दर्द भरी उस तक पहुँचे। बहरहाल अपने तई कोई भी अदारा जो है वो कमी नहीं कर रहा। अब इसमें 4 चीज़ें आती हैं जब भी कोई इस तरह की आफत आती है, सैलाब है, पानी है, तो सबसे पहले रेस्क्यू होता है, फिर उसके बाद रिलीफ होता है, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन होती है। तो ये हम इसको 3 Rs भी कहते हैं। तो रेस्क्यू में तो हमारा किरदार बड़ा महदूद है, बल्कि ना होने के बराबर है, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर्स, बोट्स और मुख्तलिफ ज़राए से निकलती है। फिर उन लोगों को महफूज जगहों पर जब ले आते हैं तो फिर रिलीफ शुरू होता है कि उनको खाना देना है, उनको दवाई देनी है, उनको टेंट देना है। तो इसमें हम किरदार अदा करते हैं। फिर 3rd चीज़ है रिहेबिलिटेशन, क्योंकि उसके बाद जैसे अभी आपने फरमाया कि वो 1 साल के लिए तो वो गुर्बत के ऐसे गहरे दरिया में गिर गया कि उससे निकल नहीं सकता। तो उसको रिहेबिलिटेशन के लिए कोई कर्ज़ा दिया जाता है, उसमें लाइफ स्टॉक के लिए कर्ज़ा दिया जाता है, कारोबार के लिए कर्ज़ा दिया जाता है, और फिर उसकी घर की तामीर को यकीनी बनाने के लिए भी उसको मदद या कर्ज़ा दिया जाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू से में तो हमारा किरदार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन रिलीफ में और उसके बाद जब रिहेबिलिटेशन का मरहला चंद हफ्तों के बाद आएगा, उसमें हम जी जान से मुकम्मल, जैसे कहते हैं ना, यकसुई से तमाम तर वसाइल जो मुयस्सर हैं उसके साथ जा रहे हैं। आप देखें कि हम दरिया के साथ साथ चले हैं, यानी हम सैलाब के साथ साथ चले हैं। हम सबसे पहले सवाबी पहुँचे, बनेर पहुँचे, सवात पहुँचे, यानी KP के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फिर जब ये रैले पंजाब में दाखिल हुए तो हम पंजाब में जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर ये तबाही जो है यूँ ही सफ़र करती करती सिंध तक पहुँचती है तो हम अपनी मकदूर पर काविशों के साथ साथ सिंध भी जाएंगे। लेकिन मैं आपके एक बुनियादी सवाल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अभी आपने ये जो बताया कि हर 2 माह के बाद हमें किसी इम्तिहान का सामना है। वो जो मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये सवाल सबसे अहम है कि हम तो अपनी मकदूर पर कोशिश कर रहे हैं रिलीफ की, रिहेबिलिटेशन की, लेकिन कोई मुस्तकिल हल भी हमें बताया जाए। हम एज एन NGO और इतनी बड़ी एक सेक्शन को नुमाइंदगी करते हैं, इतने मोहतरम लोग आपके इस आज महफिल में मौजूद हैं। तो परमानेंट रिहेबिलिटेशन क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जाएँ, छोटी झीलें बनाई जाएँ, पानी के ज़ख़ीरे किए जाएँ, बंदों को मजबूत किया जाए, शजरकारी की जाए, एक मास्टर प्लान बनाया जाए जिसमें हुकूमत के ज़िम्मे जो काम है वो हुकूमत करे
और हमें भी जिम्मेदारी हम वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर लेना चाहते हैं कि हर दफ़ा किसी दुख भरी दिल की आवाज़ सुनकर हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो आवाज़ उठती क्यों है? हमें क्यों नहीं उन तमाम वजूहात का सद्देबाब करना चाहिए? तो हम इसकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ, इसको लेके आगे चलेंगे। वकास अंजुम जाफरी साहब जो हैं अल-खिदमत वाले पंजाब में खिदमत कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इनकी प्रेजेंस मौजूद है। वैसे ये सारे लोग जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इन सारों को मेरा सलाम है। इनकी ज़िंदगियाँ वक्फ हैं बशीर फ़ारूकी साहब की, डॉक्टर अमजद साकिब की, अल-खिदमत वालों की, ईदी फाउंडेशन की। इन्होंने पूरी ज़िंदगियाँ वक्फ इस काम के लिए की हैं। तो इन सारों को हमारा सलाम है कि ये अपना सारा कुछ छोड़ के सिर्फ खिदमत खल्क पे लगे हुए हैं। तो वकास साहब, अभी आप तो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, वहाँ सूरत हाल क्या है? पहले अपने लफ्ज़ों में आप बता दें कि पंजाब में इस वक्त सूरत हाल क्या है। जी बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सच्ची बात तो ये कि ये ना तो ख़ुद सताइशी का मौका है ना ख़ुद नुमाई का, कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से, बहुत बड़े आजमाइश से गुज़र रहा है। और हम सब लोग जो भी ये काम कर रहे हैं, सच्ची बात तो ये है कि ये एक एहसास ज़िम्मेदारी और एक एहसास हमदर्दी के तहत किया जा रहा है। और हमें इस बात का भी एतराफ़ करना चाहिए कि तन्हा किसी एक तंजीम, किसी एक इदारे, हत्ता कि एक हुकूमत के बस की बात भी नहीं है। ये अमजद साहब ने मेरे अदबी ज़ौक़ को महमेज़ दी है, और मैं ये कहूँगा कि हर नए हादसे पे हैरानी पहले होती थी, अब नहीं होती। अब सूरत हाल ये है कि हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना होगा। 2010 के सैलाब के बाद फिर दूसरा सैलाब जो है कि 2023 में आया, और अब ये आप देखें 2 साल के वक्फे के बाद आ रहा है। और अब हमारे NDMA के ज़िम्मेदारान कहते हैं कि हमें हर 2 माह बाद ऐसे ही जिसे कहते हैं मौसमी आफत के लिए तैयार होना चाहिए। अल-खिदमत जो काम कर रही है वो एक पाकिस्तान के एक नुमाइंदे के तौर पर, एक पाकिस्तान के चेहरे के तौर पर कर रही है। और जिस तरह KPK में हमने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया, इस वक्त मैं आपके सामने सीधा तलवार पोस्ट गंडर सिंह वाला से वापस आ रहा हूँ। 3 घंटे मैंने वहाँ गुजारे हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है? कुछ अपने लफ्ज़ों में बयान करें वहाँ सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ, यानी मैं जिस इलाके में था वहाँ तकरीबन 32 देहात हैं कि जो मुतासर हुए, यानी जहाँ से हिंदुस्तान से पानी दाखिल होता है सतलज का, 70% लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। यानी NDMA और अल-खिदमत और इस तरह के दीगर हमारी तंजीमों के ताउन के साथ 30% लोग अभी भी अपने घरों में हैं। ज़ाहिर ये हमें समझना होगा, ये मसला भी है कि लोग अपनी जिसे कहते हैं बिलोंगिंग्स को या अपने उसको हाउसिंग को छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। उसका हल हम ये कर रहे हैं कि कश्तियों के ज़रिए से जो लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं या वो अपने मवेशियों को इवैक्यूएट करने में कामयाब नहीं हो सके, तो कम से कम एक इत्मीनान मौजूद है कि लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, यानी इदारे भी पहुँचे हैं और तंजीमें भी पहुँची हुई हैं। और ये मुस्तकिल है, यानी मसलन मैं 3 एक्टिविटी करके आया हूँ कि वहाँ हमने 1000 लोगों को खाना रोज़ाना की बुनियाद पर खिला रहे हैं। दूसरा ये है कि वहाँ साइलेज के जो मवेशी, बाज़ औक़ात वो मवेशी इन इलाक़ों में उतनी अहम है जितना कि इंसान। ज़ाहिर बात उनकी इकॉनमी, उनकी मईशत का निसार उस पर है। हम उनको ताज़ा चारा फराहम कर रहे हैं ताकि वो मवेशी के जो अब जिनके पास चारा, वो यानी इस वक्त तकरीबन इस पूरे हज़ारों एकड़ के ऊपर जो है सारी फसलें जो है और जितना भी वो था वो ज़ेर आब आ चुका है। और तीसरा काम ये कर रहे हैं कि अपनी लंचेस के ज़रिए अल-खिदमत फाउंडेशन ने इसमें जहाँ जहाँ हमारे मराकज़ मौजूद हैं, हम ये 35 मराकज़ हैं कि जिसको हमने डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सेंटर करार दिया है। आप ऊपर से शुरू हो जाए, चित्राल से जब भी हमारे यहाँ ये शुरू होता है। यह इस वक्त मसला ये भी है कि हमारे तीनों बड़े दरिया बैक वक्त जो है इस सैलाबी आफत का जो है कि वो सामना कर रहे हैं। इससे पहले ये नहीं हुआ कि किसी एक में आता था और मिल कर, लेकिन इस वक्त जो है ये एक बड़ी वो है। तो हमारी रेस्क्यू की जो कोशिशें हैं, ज़ाहिर अल-खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास स्किल्ड वर्कर भी मौजूद हैं। NDMA रेस्क्यू 1122 उनके साथ पूरी कोऑर्डिनेशन। ये जो सारा पानी है दरियाओं का, ये इकट्ठा होकर आगे फैसल ईदी साहब, ये इसने सिंध में दाखिल होना है। अभी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी वो भी बता दें, लेकिन सिंध के अंदर बाद में जो सूरत हाल बनी है अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं। अभी पंजाब वाली बहुत तकलीफ सूरत हाल है, जैसे बुनेर में बहुत तकलीफ सूरत हाल थी, अभी वो सिंध में बननी है। तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? ईदी फाउंडेशन उसके लिए क्या काम कर रही है? देखें, अगर ये सैलाब ने ये मुख्तलिफ रेले हैं जो कि दरिया चनाब के, दरिया सिंध के और दरिया रावी के और इवन दरिया सतलज के, अगर ये मिल के आते हैं ना सिंध में, तो ये बहुत बड़ी तबाही मचाएंगे। अगर वैसे तो इनमें फ़ासला है 150-200 किलोमीटर का फ़ासला है, और ये रेले अलग अलग वक्तों से अगर गुज़रे सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, तो इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाएंगे। क्योंकि सिंध, मुझे याद है 2010 के ज़लज़ले में, 2010 के सैलाब में जो है वो मैं सक्खर में शहर में था,
और इस सैलाब की सूरत हाल में, और उसमें मुझे याद है 13 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो वहाँ से गुज़र रहा था। फिर बाद में बंद तोड़े गए थे ताकि जो है उसकी ताकत को कम किया जाए। तो 13 लाख तक का जो है वो उस ज़माने में उसने बर्दाश्त किया था, अभी भी वो मेरे ख्याल से बर्दाश्त करेगा। और उम्मीद हम अच्छे की रखते हैं। और जो तबाही पंजाब में हुई है वो बहुत ही डिवास्टेटिंग है, बहुत ही तबाहकुन है। इसमें लाखों लोग जो है वो, बल्कि अब करोड़ों लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं और इनकी लाइवलीहुड पूरी तबाह हो गई है। इनके मवेशी, जैसे कि जो है वो जमात इस्लामी वाले भाई ने बताया और जो है वो साकिब भाई ने बताया, ये सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। और इसका इम्पेक्ट जो है जब भी सैलाब आता है तो 3-4 साल तक जो है वो किसान को, ज़मींदार को अपने पाँव पे खड़े होने में वापस से लगते हैं। सही है अमजद साकिब साहब, लेकिन अभी जो बात आपकी मैंने दरमियान में उस वक्त पकड़ ली थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, वो हम लोगों ने काम नहीं किया। वो जितने भी हमारे पिछले 15 साल गुजर गए हैं, हम दुनिया को जाके ये तो बताते रहे हैं कि हमने यहाँ से कार्बन एमिशंस नहीं की या आपने की हैं, आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज का शिकार हम हो रहे हैं, लेकिन अपनी हमने तैयारी कुछ नाम की नहीं है, सिरे से कुछ नहीं किया। और जब भी पानी आता है वो हमें डुबोकर चला जाता है और फिर हम दोबारा सड़कों पे होते हैं। कभी यूरोपियन यूनियन ने आज $35 करोड़ हमें दे दिया, कोई 5-6 लाख डॉलर कोई और दे देगा। 10 अरब डॉलर, 11 अरब डॉलर की लास्ट टाइम कमिटमेंट थी 2022 में। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके हमने लेके जाने थे इस क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए, हम वो भी नहीं कर सके। वो तो वर्स्ट केस तो यही था कि नालायकी का, कि हम वो प्लान भी नहीं बना के ले जा सके जिसके ऊपर दुनिया हमारे पास वो 11 अरब डॉलर की फंडिंग कर देती। तो इसके लिए कुछ शायद प्राइवेट सेक्टर, या आप बहुत काम करते हैं खिदमत का, इस पर भी कोई खिदमत करें कि हुकूमत को मशवरे भी दे दें कि ये मनसूबे हो सकते हैं। जी जनाब वाला, मैं आपकी इजाज़त से अर्ज़ करूँगा कि 2022 जब सैलाब आया तो मैं तकरीबन कोई 70 के करीब शहरों में, मुख्तलिफ़ मकामात में, तीनों सूबों में मैं गया था, बल्कि बलूचिस्तान भी गया, सिंध भी गया, केपी में कम था वहाँ पर भी गया, जनूबी पंजाब में भी बहुत। और मैंने एक किताब लिखी थी सैलाब की कहानी 2022 में इसमें, और उसमें उस तमाम मंजर कशी भी की, उस दुख भरी कहानी को पेश भी किया, और फिर उसके साथ लोगों से और इंटरनेशनल अदारों से और एक्सपर्ट से इंटरव्यूज़ करने के बाद एक स्ट्रेटजी भी तजवीज़ की, कुछ अपनी जो थी रिकमेंडेशंस भी उसमें पेश की। वो किताब 2022 में लिखी गई, बहुत लोगों ने पढ़ी, मैंने हुकूमत के लोगों को तोहफे के तौर पर भेजी, और वो किताब इस वक्त भी मेरी टेबल पर मेरा मुंह चढ़ा रही है कि उसमें जो कुछ भी बातें कही गई, किसी ने शायद उसको पढ़ने की वक्त नहीं मिला, या पढ़ने के लिए उन्होंने उसकी अहमियत को नहीं समझा। तो आपने जो बात कही है कि आप मशवरा दें, तो मशवरा तो मैं 2022 में दे चुका हूं, और उसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, और वो प्लान भी NDMA के ही पुराने प्लान से निकला था। यानी NDMA के ने भी पहले से बहुत आला किस्म की सजेशंस दे रखी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो दफातर हैं, हमारी जो लाइब्रेरियाँ और कुतुब खाने हैं, वो तमाम तर वर्ल्ड बैंक से लेके निचली सतह तक की रिपोर्ट्स तो वहाँ पर महफूज हैं, लेकिन वो अमल की ज़िंदगी जो है ना उसमें भी नहीं दाखिल होती। तो वो रिपोर्ट्स NDMA की ही अगर पढ़ ली जाएँ, और उसकी तफसीलात में अब मैं क्या जा सकता हूँ कि एनवायरनमेंट है, शजरकारी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तालाब हैं, डैम्स हैं, या जो भी नेशनल कंसेंसस के साथ चीज़ें हैं। बट बात यह है कि हम रिएक्ट करते हैं, हम प्रीएम्प्ट नहीं करते। जब आज हमें पता चल गया कि हर 2 माह के बाद कोई एक मुसीबत हमारे आकर की, तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर बैठ जाते। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, दीवार चीन, कई हज़ार साल पहले लोगों ने कहा कि ये शुमाल से कुछ लोग आते हैं और हमें बर्बाद करके चले जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि इतनी लंबी हज़ारों मील दीवार जो कोई अबूर नहीं कर सकता, और कोई मशीनरी नहीं है, लोगों ने अपने कंधों पर पत्थर रख कर वो दीवार बना दी। तो हम अपने दरियाओं को गहरा क्यों नहीं करते? हम लोग 24 करोड़ लोग हैं, ये मैदान अमल में क्यों नहीं निकलते? हम बंद क्यों नहीं बनाते? हम बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्यों नहीं करते? अगर हमारा हमसाया मुल्क चीन की एक कौम खुद को महफूज करने के लिए दीवार चीन जैसा अजूबा बना सकती है, तो हम इस पानी को महफूज क्यों नहीं कर सकते बहुत बड़े बड़े तालाबों की सूरत में या कोई और निज़ाम की सूरत में? तो ये बात इसी भी आएगी सर कि हम महज बात करते हैं, हम अमल की दुनिया में कदम रखते हुए घबराते हैं।
जब तक हम अमल नहीं करेगा, और आपसे बढ़कर कौन जानता है कि ज़िंदगी जो है ये सिर्फ इजहार से नहीं बनती, लफ्ज़ से नहीं बनती, कहने से नहीं बनती। जब तक हम अमल की सहरा में नहीं उतरेंगे, जाएंगे, काम नहीं करेंगे। आज कहें ना जी कि हमने ये अगले 6 महीनों में ये बंद बनाने, हम अपनी बसात के मुताबिक आज शुरुआत करेंगे तो काम आगे चलेगा। जो एनडीएमए ने आज अदादो शुमार किए हैं तो उसके जो नंबर्स हैं मोटे मोटे 30 लाख अफराद जो हैं, 30 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। 30 लाख, 3 मिलियन, ये कहते हुए बंदे का दिल काम रहता है। 3 बंदे किसी घर के मुतासर हो जाए ना तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। 30 लाख कुल अमवात जो हैं 874 इस मानसून सीज़न के अंदर जो टोटल डेथ्स हो चुकी हैं, उसके अंदर 216 पंजाब में, 488 खैबर पख्तूनख्वा में, 58 सिंध में। अभी सिंध में दोबारा पानी जाना है, इसलिए सिंध में बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये पानी सारा सिंध से होकर समंदर में जाएगा। बलूचिस्तान में 26 है, गिलगित बल्तिस्तान में 41 है, आज़ाद कश्मीर में 37 है और इस्लामाबाद में 8 है। और 10,000 के करीब घर तबाह हुए हैं और मवेशियों की तादाद जो है वो कई हज़ारों में वो भी है। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक दोबारा अपने मेहमानों से पूछेंगे। बहुत बड़ी एक कोशिश दरकार है नेशनल लेवल पे, और उसमें हमें इन तंजीमों का, ये जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं काबिल एहतराम, इनका बड़ा कलीदी किरदार होगा। इनको आगे आगे रखना पड़ेगा, सिर्फ सरकार नहीं कर सकेगी। ये तंजीमें आगे जाएंगी, इनके साथ सरकार भी हाथ में लाएगी, इंडिविजुअल चैरिटीज़ भी जाएंगी, तो फिर ये काम आगे चलेगा। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वकास साहब, ये फरमाइएगा कि वो इलाके जहाँ जहाँ आप लोग एक्टिव हैं वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी मदद दरकार है जो लोग चैरिटीज़ के तौर पर आगे आएँ और आपका हाथ बिठाएं, और ये भी बता दें कि क्या लोग आ रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, या दुश्वारी है तो अपील करेंगे इसी प्रोग्राम के ज़रिए कि वो जिसके ऊपर भरोसा है। मैं तो आप चारों को बड़ा काबिल भरोसा समझ के और पूरी कौम के सामने बिठाया कि आप सबसे काबिल भरोसा लोग हैं, लेकिन जिस पे किसी का इतबार है उसी को ही दे, लेकिन दे ज़रूर इस मुश्किल में। तो आप वकास साहब बताइए कि क्या चीज़ें चाहिए जो लोग आएँ और डोनेट करें। कैश चाहिए, दूध चाहिए, रोटी चाहिए, बस्ता चाहिए, किताब चाहिए? जी मलिक साहब, इस वक्त तो यानी 8 अज़ला जो शुमाली और वस्ती पंजाब के और 6 अज़ला जनूबी पंजाब के ये शदीद मुतासर हैं इस वक्त जो है। और कौन कौन से नाम बताएं मोटे मोटे उसमें? देखिए, इसमें अगर आप इधर से चलना शुरू कर दें तो सियालकोट, नारोवाल, उसके बाद आप जो है कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात, और उसके बाद आगे की तरफ जो है कि ये मुजफ्फरगढ़ और ये इलाके आए थे। रावी में जिस तरह आपके लम्बे ये लाहौर है, और उसके बाद ये हम अगर सतलुज पे आएँ तो ये पहले कसूर से दाखिल होकर कसूर के बाद आगे गुजरता हुआ फिर ये अपना भावल नगर में ज़्यादा जो है कि तबाही मचा रहा है। तो ये इस तरह तो हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह लोग मौजूद हैं। पहली तो बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने हमें कभी भी मायूस नहीं किया किसी भी मरले के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में मौजूद है। सच्ची बात तो ये कि इस मौके के ऊपर उनका जज्बा यानी काबिल दीद और होता है, और यानी बेख्तियार उनके ऊपर प्यार आता है कि वो वहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त और वो समझ रहे हैं कि ये काम हो रहा है और वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, तमाम इदारों की वेबसाइट्स हैं, अल खिदमत की भी, अखुवत की भी, बशीर फारूकी साहब की भी, फैसल ईदी साहब से भी अभी उनका भी नंबर पूछ लेंगे। को आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं। पूरी दुनिया के पाकिस्तानी जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं ऑनलाइन जाएं और उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत है, देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। कि हम ये समझते हैं कि यानी सिर्फ तनहा इसलिए कि ये बात ठीक की गई है कि रेस्क्यू के मरले को ज़रा इक्विपमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। यानी इस वक्त भी कसूर के अंदर हम मुकामी आबादी के साथ मिलकर जो है कि एक्सकवेटर के ज़रिए से एक छोटा बंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि पानी मेजर उससे आगे ना आने पाए। मैं जहाँ मैं गया था जो है गंडा सिंह वाला, उससे जो है कि पौने घंटे के पास मैंने वहाँ जाना था, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ से वापस आ गया। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि मशीनरी सबसे ज़्यादा अहम होती है, चूँकि लोगों को निकालना है, फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं आपने जो है कि वो रेस्क्यू करना है। ये है कोऑर्डिनेशन। हमारे ये जो भी इदारे हैं, इसमें अलमिया ये भी है कि जिस तरह बात की जा रही थी कि हमारे NDMA और 1122 जो है जैसे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिलीवर किया है और वो मौजूद है, लेकिन ज़िलों की सतह पर इसकी कोई जो है ना क्या अमलदारी नज़र नहीं आ रही। और ज़ाहिर है आपको पता है कि जब तक मुकामी सतह पर हम इसको नहीं उतारेंगे, इस पूरे काम को हम जो है कि नहीं उठा सकेंगे। अलबत्ता अगले मरले पर ये यानी जो रेस्क्यू के बाद जो रिलीफ का मामला
मामला है। मैं एक और बात तवज्जो दिलाऊं कि पानी जो है ये बहुत ही खौफनाक इस लिहाज से कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये न जाने कितनी बीमारियों का सबब बनेगा। अगर हमारी मेडिकल जो है, जिस तरह अल-खिदमत ने इस वक्त अपने हेल्थ यूनिट, मोबाइल हेल्थ यूनिट जो है इन तमाम मकामात पर जो मराकज़ पहुँचाए हुए हैं, हम ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है। इस वक्त लाहौर के इर्द गिर्द 4 बस्तियाँ हमने बनाई हैं, खैमा बस्तियाँ, कि जिसमें हमारे हेल्थ यूनिट काम कर रहे हैं और जो रावी से जो लोग जो है कि मुतासर हुए हैं और उनको रोज़ाना डायरिया, डेंगू और बहुत सारी और जो मसाइल हैं उसे जन्म लेते हैं। फैसल ईदी साहब, आप भी पहले बता दें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं, किस शक्ल में आएँ और कहाँ कहाँ पे उसको पहुँचाएँ, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, स्ट्रेस्ड एरियाज़, जहाँ उनको ख़ास फोकस रखना चाहिए? देखें, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, जैसे कि आपने बताया, सारे साथी भी हमारे बता रहे हैं, और इसमें कई दर्जन अज़ला जो है वो शामिल हैं इस तबाही के अंदर, और मज़ीद जो है वो ख़ुदशा है कि और मज़ीद अज़ला भी जो है इसकी तबाही का शिकार होंगे। तो इसमें यकीनन बहुत बड़े फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ये हमारे जितने भी साथी हैं ये सब इस बात पे मुत्तफ़िक होंगे। अभी हमारी तकरीबन जो है वो बहुत सारी टीमें रेस्क्यू का भी काम कर रही हैं और रिलीफ़ का भी काम कर रही हैं। शुरू में सारे लोग रेस्क्यू कर रहे थे, अब हमने स्प्लिट कर दी है अपनी टीमों को 2 हिस्सों में, एक रिलीफ़ का काम कर रही है, एक रेस्क्यू का काम कर रही है, और ये रेस्क्यू चलता रहेगा कंटिन्यूस जब तक ये रेले मुख्तलिफ़ इलाकों की तबाही करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और हमें भी दरिया के साथ साथ जो है वो मूव करना पड़ता है ताकि वो अगला इलाका जो तबाह करती है दरिया, उसमें जो है वो रेस्क्यू किया जाए। फिर साथ ही साथ रिलीफ़ का भी जो है वो काम लाजमी होता है, क्योंकि जब हर चीज़ तबाह कर देता है, हमारे कच्चे के जो इलाके होते हैं, कच्चे के से मुराद हमारे मेजॉरिटी जो है घर कच्चे बने हुए हैं, इन दरियाओं में बह जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये इनकी लाइवलीहुड मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाती है। जो गरीब अज़ला हैं उनमें तो और ज़्यादा तबाही लेकर आती है ये चीज़। और हमें रिलीफ़ साथ में रिहेबिलिटेशन, थर्ड जो फेज़ होता है, रिहेबिलिटेशन में कोई ना कोई फ़ेज़ अदा करना चाहिए तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशंस को। अगर हम मिल के कुछ कर सकें, मिल के मुराद ये कि हम एरियाज़ डिवाइड कर लें और आपस में जो है वो डिसाइड कर लें। कोऑर्डिनेटेड, ये बहुत अच्छी बात है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपना लें, आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, कौन से किस ज़िले को ज़्यादा फोकस कर सकता है। बशीर फारूकी साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि क्या इमदाद की कमी तो नहीं है, इंडिविजुअल चैरिटीज़ की कमी तो नहीं है? कराची में तो हमारे वो जो भाई हैं बड़े खुले दिल से वो आपको डोनेट करते हैं, पूरे पाकिस्तान में करते हैं, आपका तो ऑपरेशन बहुत बड़ा है। कोई अपील जो आप ऑन एयर करें, आप ही की ज़बानी हो जाए तो अच्छा है, ताकि लोग और बढ़ चढ़ कर आएँ और मुश्किल में लोगों की मदद की जा सके। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना हमेशा साथ देते हैं, और इस मरतबा भी भरपूर साथ दिया है। मैं हरगिज़ अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा नहीं करूँगा, हमारे गुमान से बढ़कर लोग हमें साथ दे रहे हैं। अब जैसे मेरे सारे बिरादरान कह रहे हैं ना, बात इनकी सारी बातें ऐसी है जिससे इत्तेफाक हम कर सकते हैं। देखें, एदी साहब बात कर रहे थे, अमजद साहब बात कर रहे थे, अल-खिदमत से बात हो रही थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक रियासत है, रियासत इसकी एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैं कराची सिंध हुकूमत ने जो इदारे कायम किए हैं इस काम के लिए, उन्होंने मेरे से आके मीटिंग की थी मेरे इदारे में टाइम लेकर, तो हमने कहा सर हम तो हाजिर हैं, हमने माजी में अल्लाह ने जो हमसे करवाया हमने किया, अब भी करेंगे। और जो जैसे हजरत के 3 इसके जो स्टेप होते हैं, पहले रेस्क्यू है, फिर रिलीफ है, और फिर इनकी ज़िंदगी को बहाल करना है। तो जैसे अमजद साहब ने बात की, हम भी उसके लिए तैयार हैं। मैं तो चाहूँगा कि रियासत वफा की सतह पर हम जैसे इदारों को अगर बुलाना चाहें तो हम चले जाते हैं, वरना मैं चाहूँगा कि ठीक है हमारी लाइन दुरुस्त कर दें कि भाई आप यहाँ ठहरो, आप यहाँ करो, वो जो जहाँ करने चाहे करें, हम साथ हैं हजरत। और दूसरी बात है कि अपील की बात करो तो अपील के बारे में आपने की तो ठीक है, जितना भी पैसा होगा कम है, जो पैसा आ रहा है उसमें तो कोई शक नहीं, बहुत आ रहा है। अच्छा, सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, लोग अपना अनाज भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बच्चों के सामान दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, लेकिन जितना भी करेंगे कम है। अगर लोग देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हमारी वेबसाइट, सबकी वेबसाइट मौजूद है, चाहे अल-खिदमत हो, चाहे एदी फाउंडेशन हो, चाहे सैलानी हो, सबकी खिदमत मौजूद है, कर सकते हैं जो। अमजद साहब, जो एक चीज़ मुझे अभी अपने सारे ये जो ख़ास मेहमान हैं इनकी बातों से सामने आई है कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है ना उसकी अभी ज़रूरत है। शायद आप कोई लीड रोल ले लेना चाहिए, ये 3-4 जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको भी साथ लें, और अगर कोई NDMA का नुमाइंदा आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाए तो और भी अच्छा होगा कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ सरकार को कमी है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो कहीं बशीर फारूकी साहब आ जाएँ, कहीं ईदी साहब आ जाएँ,
कहीं अलखिदमत आ जाए, कहीं अमजद साकिब आगे आ जाए, तो एक कोऑर्डिनेशन हो जाए तो ज़्यादा लोगों की मदद की जा सकती है। अमजद साहब। जी जी जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि हमारे तजर्बे में आया है, देखने में ये आया है कि कई जगहों पर हम जैसे बहुत सारे अदारे चले गए और कई जगहों पे शायद कोई भी नहीं जा सका। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ज़िले सतह पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो एक पूरा मैपिंग कर दें कि जी इस तहसील में या इस ज़िला में यहाँ पर ये मुसीबत है, ये मुश्किल है, चारा नहीं है, सेहत की सहूलत की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, खाना नहीं है, खैमे नहीं है। तो वो नीड असेसमेंट का काम हो सकता है। और फिर उसके बाद उस ज़िले में जितनी भी NGOs हैं, देखिए आपने 4 NGOs को बुलाया, ये बड़ा अच्छी बात है। आप यकीन करें, हमसे कहीं ज़्यादा दर्दमंद दिल रखने वाले छोटी छोटी NGOs गली मोहल्ले में, शहर में, ज़िला में मौजूद हैं। तो उन सबको अगर एक छतरी तले लाकर ये कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाए, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फ़ाल तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हर शख्स को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को बहुत कुछ मिल जाता है और कोई जो है हमारा भाई बहुत से चीज़ों से, बल्कि किसी एक शय से भी जो है उस तक नहीं पहुंची, वो महरूम रह जाता है। तो ये हम तो तैयार हैं ज़ाहिर है, लेकिन इसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, जिनके पास ये NGOs रजिस्टर होती हैं, जो रेगुलेट करते हैं इनको, जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या कोई और मुख्तलिफ महकमे हैं या डिप्टी कमिश्नर है, तो ज़िले सतह पर मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंसेस इस किस्म की या सेमिनार या वर्कशॉप होनी चाहिए, जिसमें सब लोग बैठें और सुबह से लेके दोपहर तक 2-4-5 घंटों में ही वो पूरे नक्शा सामने एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल तो NDMA को एक कोऑर्डिनेशन का ऑफिस कायम करना चाहिए, जहां तमाम नेशनल लेवल की जो NGOs हैं उनके साथ एक राब्ता साजी का अमल करके तो काम की जो तकसीम है, एरियाज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मैं पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ को बार बार कर रहा हूँ, प्रोग्राम के एंड पे उसको दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा कि अपनी कोताही सीखना चाहिए। 2010 में जो कुछ गलतियां की, 22 में की, हमने अभी भी सीखा नहीं। वो ये था कि क्लाइमेट की चेंज की जो तबाही है उसके मुताबिक अपने आप को आपने कंसिस्टेंट नहीं बनाया या नया ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आपने कोताही की है, तो आप पहले से ज़्यादा अपने लिए बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें आप दोबारा गिरेंगे और उसका इल्ज़ाम किसी के ऊपर आप सर पे नहीं रखेंगे। रूडा का बार बार तज़किरा होता है और बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है इस पूरे अरसे के अंदर। पूरा पाकिस्तान डूब गया लेकिन रूडा सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ। रूडा 2022 में ये अथॉरिटी कायम हुई, उससे पहले इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ मौजूद थीं और एक नाम जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया वो अलीम ख़ान का नाम है। अलीम ख़ान इसी इलाके के अंदर, रूडा वाली बेल्ट के अंदर 2006 में एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिसको उन्होंने 2010 में ख़रीदा थ्रू बैंक, और उसके पास उनके NOCs वगैरह सारे मौजूद होंगे, तो इस इलाके में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये थ्रू बैंक डील हुई थी। 2022 में रूडा ने लैंड एक्विजिशन के लिए मुख्तलिफ डेवलपर्स को रीट, जिसको वो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाता है, उसको लाइसेंसेस दिए। उसके अंदर हमारे आरिफ हबीब साहब हैं, इजाज़ गौहर साहब हैं, टब्बा साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी काबिल एहतराम लोग हैं जिनको दिए गए। अब असल सवाल, असल जिम्मेदारी उस रूडा की है जिसने बताया था कि मैंने 46 किलोमीटर का एक रिवर चैनल डाइवर्जन के लिए काम करना है, मैंने कोई 300 पता नहीं फुट चौड़ी सड़क बनानी है दोनों तरफ, मैंने तो इतनी ट्री प्लांटेशन करनी है, कोई 20 अरब डॉलर की यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है, कोई 35 किलोमीटर की या 30 किलोमीटर की एक झील बननी है। वो काम कुछ नहीं हुआ। बाकी जिसकी जो कोताही होगी वो तो आप आइडेंटिफाई करें तो हो जाएगा। मैं 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर जवाब जानना चाहता हूँ कि 2022 में कितने हज़ार कनाल का किस किस को लाइसेंस मिला, किस किस को डेवलपर को ये इजाज़त मिली कि इतने हज़ार कनाल ज़मीन एक्वायर कर लें। जिन लोगों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, वो 46 किलोमीटर की रिवर डाइवर्जन करनी थी, जिसके बगैर तो पानी आना ही आना है ना। आप दरिया के आगे चीज़ें बनने जब बनाते जाओगे, 120 सोसाइटीज़ वहाँ बन जाएंगी तो पानी आएगा, तो पानी तो आगे जाना है, पानी रुकेगा थोड़ी वहाँ पे आपके कहे के ऊपर कि यहाँ गंदा नाला है, पानी नहीं आता। वो उसने जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था उसको पकड़ें तो सही, इस कौम के एक दफ़ा सामने तो लाएं। कभी वो एक जगह तबाही हो जाती है इसलिए कि दरिया के अंदर जी यहाँ पे होटल बन गया था, रिसोर्ट बन गया था, वो पैसे कमाने की खातिर ये इस गवर्नमेंट को पकड़ लो, इसने इस डेवलपर को पकड़ लो, जब सारा कुछ तबाह हो गया लोग डूब गए। ये रूडा वाला उसमें सबसे बड़ी मिसाल है।
रूडा में आपने हज़ारों कनाल के लिए लाइसेंसेस जब लोगों को बांट दिए हैं, तो रूडा अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है उससे कैसे बच सकता है? नहीं बच सकता। तो इसके ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए और उन लोगों को सामने लाना चाहिए जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, लोगों से पैसे भी वसूल किए और उसमें नाकाम भी रहे। इसका दूध का दूध और पानी का पानी एक दफ़ा हो जाए तो शायद आइंदा के लिए किसी और को ये हिम्मत ना करनी पड़े। सारे मेहमानों का यह शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब का, वकास अंजुम जाफरी साहब का, मौलाना बशीर फारूकी साहब का और फैसल ईदी साहब का। आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।